एक मिनट, अब आपका ही मैं देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपसे भी पढ़ने लगता हूं। आपका मैं एक स्टेटमेंट एक दिन देख रहा था मेरे ही शो का, तो उसमें आपने कहा कि जस्टिस फॉली नारीमन और उनका बाप बेटा ही दलील दे रहा था। मतलब बाप जस्टिस है, बेटा दलील दे रहा है ना। और वहां पर फिर दूसरे जज ने लिखा कि नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। अब मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये जो सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील कर रहे हैं और इसको फैला रहे हैं, और ब्लैक स्क्रीन करने वाले जो चला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैं एक्सपोज कर रहा हूं जरा सा, कि जरा उसके बारे में बोलो जरा सा। तो वो कौन से जस्टिस थे वो बताइए जरा सा, क्यों कहा कि नहीं सेपरेट एंटिटी है, जरा बताइए। तो वो आर्गुमेंट खत्म हो जाता है पुत्री और स्क्रीन फुल कर ले, इनका फोटो हटा दीजिए। हाँ हटा दीजिए, फुल करो स्क्रीन भाई। अब सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है। अभी आजकल आप मेरे ख्याल से वकील बन गए, सेमी एडवोकेट बन गए। आपका जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड पे कपिल सिब्बल के साथ में 10 लोग निपट जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। पहली चीज क्या हुआ, जस्टिस फली नरीमन, अरे जस्टिस रोहिंटन नरीमन और विनीत सरन, इनका बेंच पे हियरिंग चल रहा। तो रोहिंटन नरीमन और विनीत सरन के बेंच के पास में एक एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पर है, उनका हियरिंग चल रहा था। हियरिंग क्या था कि ये जो सीनियर काउंसिल का गाउन देते हो ना, ये इसमें आपका सब मनमानी चलता है, इसका कोई आर्बिट्रीनेस चलता है, इसको रूल फ्रेम करो, ये करो वो करो। आप जो जिसको मन में आए उसको दे देते हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी नियम से ही चलना चाहिए। और उसमें उन्होंने लिखा था कि फली नरीमन का जो सीनियर काउंसिल का गाउन दिया, जब दिया उसका तब क्या क्राइटेरिया था, ऐसे सब विषय थे। अब ये आर्गुमेंट, पहली चीज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने खुद लेना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी चीज हमारा एक केस था, यही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, हमारे रशीद खान पठान साहब ने फली नरीमन के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन फाइल किया था। तो प्रोसिक्यूशन फाइल किया कि ये पैसे लेकर न्यूज पब्लिश किया है इसने उनके सपोर्ट में, जो बाद में झूठी साबित हो गई। जस्टिस गीता मित्तल ने धो डाला उनको। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह नहीं तो फिर क्या देशद्रोह है। कि फली नरीमन ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन आर्मी मुर्दाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद बोलना कोई देशद्रोह नहीं होता। ये स्टेटमेंट था उनका, ये मानसिकता के लोग है। और बेटा 2 कदम आगे रोहिंटन नरीमन बोलते हैं कि इस देश के सारे राजा काम के नहीं है, सिर्फ एक ही राजा सबसे अच्छा था, सबसे ग्रेट राजा था, वो अकबर, मोस्ट सेकुलर राजा। तो ये ऐसे मानसिकता के ये लोग, उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज वगैरह क्या नाम लेते हो आप, सबसे नाम लेना है तो अकबर का नाम लीजिए, ही वॉज द मोस्ट सेकुलर किंग हो गया। अब ये ऐसा था। और हमारे रशीद खान पठान साहब का केस था उनके पिताजी के खिलाफ। तो अभी वो खुद के पिताजी का केस उन्होंने खुद ने सुना पहला। इससे बड़ा जोक बोलता हूं मैं, जस्टिस रोहिंटन नरीमन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल किया रशीद खान पठान ने, तो खुद के खिलाफ का केस भी खुद ही सुन रहे हो कि आपने जो कहा है हो गया। आपने जो कहा है कि आरोपी रोहिंटन नरीमन जो है उसने ये गुनाह किया, ये झूठ है, ये लिख रहा है जस्टिस रोहिंटन नरीमन। हाँ हो गया, कोई बात नहीं। अब ये मामला आया, कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया, और क्या लिखा मालूम है ऑर्डर में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे मैटर फॉरवर्ड किया करके मैं ले रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लेता था। तो जब हियरिंग स्टार्ट हुआ, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ये दोनों भी डिसऑनेस्ट, इनके कोर्ट में हियरिंग शुरू हुआ। और ये दीपक गुप्ता रेगुलर आते हैं आपके कपिल सिब्बल के शो पे। तो आप जब हियरिंग शुरू हुआ तो सब मिले
और दीपक गुप्ता रेगुलर स्टेटमेंट देते रहते, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलो, पाकिस्तान आर्मी के फेवर में बोलो, देशद्रोह नहीं होता है। हाँ, तो जब हमारा हियरिंग शुरू हुआ तो हमने जजेस इथिक्स कोड बताया और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिए। हमने कहा कि खुद के पिताजी का केस कैसा सुन सकते हो यहां, तो कपिल सिब्बल के परम मित्र, लेफ्ट इकोसिस्टम के फेस जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जिनको मिस्टर ओवरलोड का अवार्ड मिला है, देश के बहुत कम जज है जिनको ऐसा मिस्टर ओवरलोड का अवार्ड मिलता है, हर वर्ड का ओवरलोड रहता है, लॉ का पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनी है, इनका जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उसका इंक्वायरी होना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर में क्या लिखा, उन्होंने लिखा फली नरीमन एक अलग आइडेंटिटी है, रोहित नरीमन अलग आइडेंटिटी है, इसलिए बेटा बाप का केस सुन सकता है जस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बोल के ये ऑर्डर दिया। री विजयपुर में 27 अप्रैल 2020 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कंटेम्प्ट का। हो गया, बताइए। तो आप ये ब्लैक लिस्टिंग करने वाले इसको मिल ही नहीं रहा ये जजमेंट क्या? पिता पुत्र के आपस में मैच फिक्स कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। हाँ, तो अभी वो जजमेंट के खिलाफ में मिस्टर कपिल सिब्बल ने एक वर्ड नहीं बोला, मिस्टर संजय हेगड़े ने एक वर्ड नहीं बोला, मीनाक्षी अरोड़ा ने एक वर्ड नहीं बोला, विजय तनखा ने एक वर्ड नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उनका कहना था, खास करके मिस्टर कपिल सिब्बल और लेफ्ट इकोसिस्टम का, और खास करके अभिषेक मनु सिंघवी का, गलत तो किया है पर अगर बोलेंगे तो राइट विंग वाले या फिर ये मिस्टर नीलेश ओझा एंड कंपनी ये स्ट्रांग हो जाएगी, तो बोलो मत, चुपचाप से इलीगैलिटी चलने दो। आप प्रॉब्लम क्या हुआ कि तब ये चुप बैठ गए और अभी बोलने आ रहे तो इनको कोई सुन नहीं रहा। अभी वहां तो डायरेक्ट था, बाप का बेटे का केस छोड़ो, खुद का केस था, डायरेक्ट 1 to 1 बाप का केस बेटा सुन रहा है। यहां तो जस्टिस सोनकांत शर्मा मैडम, इनका बेटा सरकार में वकील है, तो सरकार का दूसरे वकील का केस आप मत सुनो, ऐसी स्टोरी इनकी चल रही है। तो ये वाला आर्गुमेंट पहले क्यों नहीं किया फिर? तो अब दूसरी चीज, अब आदि जो बोल रहे हैं इनके बोलने को कोई वैल्यू नहीं। अगर तब ये ईमानदारी से काम किए होते, तब अगर ऑब्जेक्शन उठाए होते, तो आज उनको हक था बोलने का, और आज ये होता कि इनके सच्चाई की औरा में फिर जज साहब खुद रेक्यूज कर लेती। बट प्रॉब्लम सच्चाई है नहीं ना, बेईमानी कूट कूट के भरी है। तो सेलेक्टिव ऑनेस्ट है ये, तो जहां इनको लगता है कि ये बोल करके हम निकल जाएं, मतलब पूरी तरह से डिसऑनेस्ट है, पूरी तरह से डिसऑनेस्ट है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत लंबी बात हमने की और आपने बहुत क्लियरली सारे केस लॉस पॉइंट सब आपने बता दिए, जिसमें श्रीमान केजरीवाल तो बाद में, श्रीमान लोअर कोर्ट के जज अभी जेल जाने वाले हैं। वो जाएंगे, अगर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी तो निश्चित रूप से जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसा व्यवहार करती है, कैसे इसका संज्ञान लेती है। लेकिन केजरीवाल ने जो परजरी किया है, आधा सच जो कोर्ट को बताया है, उस पर भी एक्शन अनिवार्य है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।